हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से ये वीडियो है। आज के टॉपिक में हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज का प्रॉपर्टी हमें बताना है। अब प्रॉपर्टी में प्यारे बच्चों 3 प्रॉपर्टी की बात करूंगा। लो स्पिन स्टेट, हाई स्पिन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर, कैसे ये कलर होते हैं। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का CFT बताया था, स्प्लिटिंग, वो भी ऑक्टाहेड्रल का। तो T2G लोअर एनर्जी और EG हायर एनर्जी में d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता था, टूट जाता था, है ना, जिससे उनके एनर्जी में डिफरेंसेज आ जाते थे। और कॉम्प्लेक्स अब कैसे कलर बनाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर जंप करके हायर एनर्जी में जाएगा, फिर वहाँ से कुछ रेडिएशन इमिट करके फिर वापस लोअर एनर्जी में आएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर यह बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिसको मुझे समझाना है कि किस कलर का एब्जॉर्ब किया, किस कलर का रेडिएट किया, तमाम सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हुआ होगा। और यह बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत तेजी से आया है, बहुत ज़्यादा आता है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन इनडायरेक्ट में इसी से रिलेटेड आते हैं। अब इसमें मैंने बताया 3 पॉइंट है ना, अरे कलर है तो एक तो क्वेश्चन नहीं हो गया कलर से रिलेटेड, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, और तीसरा है इसमें टॉपिक लो स्पिन स्टेट, हाई स्पिन स्टेट। तो ये है। तो अब उसमें वीक लिगैंड और स्ट्रांग लिगैंड की बात मैं कर चुका हूँ, आज भी करूँगा, है ना। जो वीक लिगैंड हैं वो उसमें हाई स्पिनिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाते, हाई स्पिनिंग होगी। जो स्ट्रांग लिगैंड हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, एकाक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रह जाते होंगे, कभी कभी पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर लो स्पिनिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं, वीडियो को काफ़ी मज़ेदार है और बोर्ड के हिसाब से तो बहुत 100+ में है। चलते हैं, देखते हैं इसे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 33 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। अब आज के डिस्कशन में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेज बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो 3 प्रॉपर्टी हैं, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज मेनली एक्सप्लेन्ड हियर, हाई स्पिन स्टेट एंड लो स्पिन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, थर्ड है कलर। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, d ऑर्बिटल टूट जाता है, 2 ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल के केस में ये हायर एनर्जी लेवल का EG ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी लेवल का T2G ऑर्बिटल है। T2G ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल में dx² - y² होता है और dz² होता है। T2G ऑर्बिटल में dxy, dyz, dzx होते हैं प्यारे बच्चों। ये लोअर एनर्जी का होता है, ये हायर एनर्जी का होता है। ऐसा ऑक्टाहेड्रल में होता है, लेकिन इसी का अपोजिट टेट्राहेड्रल में हो जाएगा। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी है हाई स्पिन स्टेट एंड लो स्पिन स्टेट प्यारे बच्चों। तो आप कापी क्रम लेके बैठ जाइए और इसको नोट करिए। एज द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर इन द लोअर एनर्जी, T2G ऑर्बिटल में, T2G ऑर्बिटल मैंने बताया था लोअर एनर्जी होता है, विद पैरेलल स्पिन, हेंस फॉर कॉम्प्लेक्सेज विद D1, D2, D3 एंड द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग सर्टेन। तो देखिए D1, D2, D3, मान लीजिए D3 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे T2G ऑर्बिटल में। अब यह है कि अगर जो है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो यहीं पेयरिंग हो जाएगी, वीक है तो यहाँ चला जाएगा। तो फॉर D2, D4 से D5, D6, D7 तक की बात करता हूँ, D4, D5, D6, इसमें क्या होता कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर हो जाएगा तब जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। अगर वीक लिगैंड फील्ड है तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो वही बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इंटर इनटू T2G ऑर्बिटल। तो D4 वाले में 3 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल सबसे पहले जाएंगे, फिर चौथा ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन, बट रिमेनिंग में
पेयर अप इन द T2g ऑर्बिटल और में इंटर इनटू Eg ऑर्बिटल। तब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन या तो T2g ऑर्बिटल में पेयर हो जाए या तो Eg ऑर्बिटल में चला जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, तो T2g ऑर्बिटल में तब पेयर होगा जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा, और T2g ऑर्बिटल को छोड़ करके चौथा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में तब जाएगा जब जो है वीक फील्ड लिगैंड होगा। यही बात है यहाँ पर। गिविंग राइट टू द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन फार्मर केस। तो अगर यहाँ पर पेयर हो जाएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अगर पेयर नहीं होगा यहाँ चला जाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लें, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखें D4, D5, D6, D7 है। यहाँ पर लो स्पिन स्टेट है, मतलब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है इस कॉलम में, और यहाँ पर हाई स्पिन स्टेट है। हाई स्पिन स्टेट मतलब ज़्यादा स्पिनिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी अनपेयर्ड होंगे क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है ना। तो अब यही D4 के लिए, इसके लिए स्ट्रांग के लिए देखना है, यही D4 के लिए वीक के लिए देखना है। ये चार्ट है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो पहले T2g ऑर्बिटल लो एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर हो जाएगा, यहीं पर पेयर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, इसके वजह से यहीं पेयर हो गया, यहाँ नहीं जा पाएगा, है ना। तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चूँकि 1 2 3 4 है तो -4 × 0.4 प्लस 0.6 × 0, इसमें है ही नहीं है। ये फार्मूला है एनर्जी निकालने का, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो ये देखिए -4 -0.4x प्लस 0.6y। एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल में, वाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल में। तो ये -1.6 हो गया। अब मान लीजिए कि वीक फील्ड लिगैंड है प्यारे बच्चों, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो अब T2g ऑर्बिटल में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 हो जाएगा। -3 × 0.4 प्लस 0.6 × 1, एक Eg ऑर्बिटल में आ गया है यहाँ पर। 3 4 जा 12, -1.2 हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 0.6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -0.6 हो जाएगा। यानी D5 की बात करूँ, D5 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखें 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पैरेलल हो गए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो गया, इसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि लिगैंड कैसा है, स्ट्रांग है, यहीं पेयर हो जाएगा। पांचवा भी यहीं पेयर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से T2g में ही सब भर रहे हैं और Eg में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। तब एनर्जीज का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, T2g में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 1 5, -5 × 0.4 ये हो गया, और Eg में कुछ नहीं है तो 0.6 × 0, 0 इलेक्ट्रॉन कुछ ही नहीं है, तो 5 4 जा 20 -2.0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है तो यहाँ पर सिंगल भर गए 1 2 3, अब बाकी इसमें भी आ गए, इसमें पेयर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड है, इससे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, T2g में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भैया निकाल लो। -3 × 0.6 प्लस 3 × 0.4 प्लस 0.6 × 2 आए हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, -1.2 प्लस 1.2 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। अब D6 की बात आ गई, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर 4 5 6, पूरा 6 इलेक्ट्रॉन इसी पेयर हो जाएंगे, इसमें नहीं जा पाएंगे। आप समझ सकते होंगे इसमें क्यों नहीं आए, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, यहीं पेयर करा दिया, सारे इलेक्ट्रॉन को यहीं पेयर करा दिया है, यहीं पेयर्ड हो गए यहीं पर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के वजह से। T2g ऑर्बिटल में Eg अभी तक वैकेंट है, तो देखिए माइनस, अभी एनर्जी कैसे निकालेंगे, -6 2 2 4 2 6, -6 × 0.4 और 0.6 × 0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है तो हो जाएगा 6 4 जा 20, -2.4 आ गया एनर्जी। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर पहले 1 1 1 1 1 यानी 1 2 3 4 5 पहले सब सिंगल भरेगा, सब सिंगल भरेगा, ऐसा इसलिए कि वीक फील्ड लिगैंड है। अब सिंगल भर जाने के बाद छठा इलेक्ट्रॉन जो बचता है यहाँ के पेयर हो जाता है। तो अब इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे T2g में कितना है 2 2 4, तो भैया -4 × 0.4 ये हो गया, और Eg में कितना है 2 है तो 0.6 × 2 हो गया।
अब जो 4 4 जा 16 माइनस 1.6 और प्लस 1.2 ये घट जाएगा, माइनस 0.4 आ गया ये। D7 की बात करूं तो यहाँ पर उसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन हैं पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पेयर हो गए। अब पेयर होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा तो भाई Eg में तो जाएगा ही, है ना। तो अब इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं, -6 इंटू 0.4 आ गया और प्लस 0.6 इंटू 1, तो 6 4 जा 24 माइनस 2.4 आ गया ये, और 0.6 ये आ गया, माइनस 1.8 आ गया ये, ठीक है ना। और यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर जो है तो वीक फील्ड लिगैंड आ गया, तो होगा क्या, पहले सिंगल सिंगल सब भरेंगे, 1 2 3 4 5 सिंगल सिंगल भरिए, हम 1 ही 1 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिर पेयर्ड 6, फिर पेयर्ड 7, है ना। तो अब यहाँ पर T2 ऑर्बिटल में कुल 5 आ गए, -5 इंटू 0.4 ये हो गया, अब Eg में 2 आ गए तो 2 इंटू 0.6 आ गया, तो 5 4 जा 20 माइनस 2.0 आ गया, और 2 6 जा 12 1.2 आ गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 0.8 आ गया। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक। अब D8 से D10 तक की बात की जा रही है, D8 से D10 तक कॉन्फ़िगरेशन में कैन हैव ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, क्योंकि D इतना अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया है तो T2G में अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 2 2 4 2 6, T2G में 3 ऑर्बिटल हैं, तो अब T2G तो 6 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 6 6 6 बचे, 2 बचा Eg में चला जाएगा, निकाल लो, 6 माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 आ जाएगा, -2.4 प्लस 1.2 आ जाएगा, -1.2 आ गया। D9 में आ जाएगा, पहले T2G 6 कर लो भाई, बचा यहाँ 36 9, Eg में चला जाएगा हाइयर एनर्जी लेवल में, तो 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 ये आ जाएगा, -2.4 प्लस 1.8 ये आ गया, 6 3 जा 18, तो 1.8 पॉइंट लग जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -0.6 ये हो गया। प्यारे बच्चों अब 10 की बात किया जाए, D10 की बात, T2G 6 हो गया पहले ये, अब 6 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचे, Eg में चले जाएंगे, तो 6 4 जा 24 ये रहेगा सब जगह, हर जगह 24 24 2 यानी 2.4 2.4 2.4 चला आ रहा है, डेसिमल लगाते हैं, तो फिर -2.4 और प्लस 4 6 जा 24 यानी 2.4 यहाँ भी आ गया, माइनस प्लस मिल करके घट गए, 0 आ गया। तो इस तरह से ये आपको देखना पड़ रहा है वीक फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन के लिए और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के लिए आपका एक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है D8 से D9 D10 तक। थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स इज द वन दैट इज मोस्ट स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच स्पिन स्टेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी इज बैलेंस्ड ऑफ 2 अपोजिंग इफेक्ट्स। जो है कोई भी स्पिन स्टेट हो, चाहे लो स्पिन स्टेट हो चाहे हाई स्पिन स्टेट हो, द रिलेटिव स्टेबिलिटी इज द बैलेंस ऑफ द 2 अपोजिंग इफेक्ट्स। द लो स्पिन स्टेट हैज मेनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन लो एनर्जी ऑर्बिटल। देखिए लो स्पिन स्टेट है, लो स्पिन स्टेट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन काफ़ी वहाँ पेयर हो गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, T2G ऑर्बिटल में हैं, होंगे पेयर्ड स्टेट में होंगे, पेयर्ड स्टेट में होंगे, इसलिए उनकी लो स्पिन स्टेट हो गई। और लो स्पिन स्टेट होता क्यों है, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा वहाँ पर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में ही रुक जाते हैं, T2G ऑर्बिटल में ही रुक करके पेयर्ड हो जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि द लो स्पिन स्टेट हैज मेनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स which is stabilizing effect but many of its electrons have paired spin। काफ़ी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, which is destabilizing। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं दैट इज डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, वो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, वो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ें, ठीक, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट है द हाई एनर्जी स्पिन स्टेट इज स्टेबल। द हाई एनर्जी स्पिन स्टेट इज स्टेबल बिकॉज मोर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए जो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट है वो स्टेबल होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं।
but is unstable because one or two of its electrons are in high energy orbital। और कभी कभी अनस्टेबल तब होते हैं जब एक या दो इलेक्ट्रॉन इसके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जब एक या दो इलेक्ट्रॉन इसके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में मतलब ईजी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द लो स्पिन एंड हाई स्पिन स्टेट इज डिटरमाइंड मेनली बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्यारे बच्चों। इफ अब यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड जो है अगर स्मॉल है, अगर इसकी लार्ज है तब क्या होगा? लार्ज है, स्मॉल है, दो केस में। इफ डेल्टा ओ इज रिलेटिवली लार्ज, अगर इसकी वैल्यू हाई है, लार्ज है, तब क्या होगा कि लो स्पिन स्टेट इज मोर स्टेबल। तब लो स्पिन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन काफ़ी पेयर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन काफ़ी पेयर्ड होंगे। जब डेल्टा ओ की वैल्यू लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और लो स्पिन स्टेट इज मोर स्टेबल। व्हाइल इफ डेल्टा ओ इज स्मॉल हाई स्पिन स्टेट इज मोर स्टेबल। जब डेल्टा ओ की वैल्यू स्मॉल है तो हाई स्पिन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आते हैं हम पांचवा पॉइंट को लेकर के, D4 से D7 तक का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। भाई सिंगल सिंगल तो D3 होता है, पूरा भर गया 1 1, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन तो पेयर करेगा ना। अब ये पेयर करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि लिगैंड कैसा है, स्मॉल फील्ड है कि वीक फील्ड लिगैंड है ना। तो द D4 to D7 हैव लोअर CFSI यानी डेल्टा ओ वैल्यू फॉर लो स्पिन है, हेंस दे आर मोर स्टेबल, है ना। इसकी वैल्यू लोअर है तो दे आर मोर स्टेबल फॉर लो स्पिन स्टेट। फॉर द कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 and D8 D9 D10 there is only one possible way in which d orbital may be filled, hence they exist in same state of the minimum energy irrespective of, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, irrespective of द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। तो अब फील्ड की बात आती है, जब फील्ड माने स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक जो है पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएगा, पेयरिंग एनर्जी जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, है ना। जितना कम पेयरिंग एनर्जी होगा उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर हो जाएगा। अब पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा। पेयरिंग एनर्जी अगर कम पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, और पेयर कौन कराता है? स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। देखिए यही बात है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ CFSI crystal field splitting energy is usually compared with the energy required for the electron pairing in the single orbital, and this energy is usually represented by P। जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी है उसको हम किससे दिखाते हैं? P से, यानी पेयरिंग एनर्जी इसका नाम देते हैं, कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब इसके दो केस हैं, ए और बी। पहले केस में मान लीजिए पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और CFSI, इसे CFSI कहते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये कम हो जा रहा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, नहीं। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल इंटर इनटू ईजी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी ना तो ईजी ऑर्बिटल में चला जाएगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G T3 T2G हो जाएगा और चौथा ईजी में आ गया 3 1 4। नाउ इफ द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज बी एडेड, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T3 T2G हो जाएगा और EG2 हो जाएगा। इस तरह से इन सच केसेज वी गेट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। भाई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पा रहे हैं, अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब वीक फील्ड लिगैंड है, वहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पा रहे हैं। द लिगैंड्स फॉर विच where delta O is less than pairing energy
आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगैंड। लेकिन दूसरा केस क्या है, अगर ये ज़्यादा हो जा रहा है CFSI, पेयरिंग एनर्जी कम हो रही है, तब अप टू 6d6 आयंस पेयरिंग विल अकर इन द T2G ऑर्बिटल। अब T2G ऑर्बिटल में पेयरिंग होने लगेगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। जब पेयरिंग होगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा वहां पर। एंड EG ऑर्बिटल विल रिमेन वैकेंट, EG ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। दस इन सच केसेज वी गेट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिगैंड फॉर विच जो है पेयरिंग एनर्जी इज लेस, पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन CFSI आर नोन एज स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। प्यारे बच्चों, तो आप कुल मिला के सारी बात ध्यान दीजिए कि पेयरिंग तब होगी जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा, पेयरिंग तब होगी जब पेयरिंग एनर्जी कम होगा, ठीक है। पेयरिंग तब नहीं होगी जब वीक फील्ड लिगैंड होगा, पेयरिंग तब नहीं होगी जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। On the basis of calculation, it has been found that coordination entities with D4 to D7 ions are more stable। तो सारी बातों से आप ध्यान दीजिए, बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है D4 से D7 तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है जिस मेटल आयन का, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं फॉर लो स्पिन स्टेट, स्ट्रांग लिगैंड फील्ड के लिए, एंड देन फॉर हाई स्पिन वीक फील्ड लिगैंड से। हाई स्पिन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है लो स्पिन स्टेट। जिसका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 के बीच में है उसका लो स्पिन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और हाई स्पिन स्टेट कम स्टेबल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जितना पेयर इलेक्ट्रॉन होगा डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब होगी, जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा तो डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा, जब वीक फील्ड लिगैंड होगा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा। तो देखिए स्ट्रांग फील्ड लिगैंड काज लो स्पिन स्टेट, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड काज लो स्पिन स्टेट, वो तो बात सही है भाई, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो लो स्पिन तो स्टेट क्रिएट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दे रहा है, तो स्पिन कहाँ होगी, टू बी मोर स्टेबल एंड वीक लिगैंड फील्ड काज हाई स्पिन स्टेट। बात तो सही है, वीक फील्ड लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं होने देगा, और जब पेयर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो हाई स्पिन करेंगे, टू बी मोर स्टेबल। तो वी कैन डिटरमाइन वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप आर नॉट। तो इससे हम पता कर लेते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड से हम पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कि नहीं है, एंड हेंस we can predict the diamagnetic character or paramagnetic character of the complex. This is further confirmed from the magnetic moment or magnetic susceptibility of the measurement. तो ये है प्यारे बच्चों। अब कलर की बात करते हैं। कलर देखिए यहाँ पर कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे आपको। जो कलर एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब जो जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है, वहाँ कुछ देर तक रहता है। इसके बाद वहाँ से एक रेडिएशन निकलती है, इसके बाद वो फिर वापस आ जाता है जहाँ से जाता है। तो जिस रंग की रेडिएशन होती है जिस रंग की रेडिएशन वो निकालता है उसी रंग का वो दिखने में लगता है। देखिए द CFSI for most of the complexes is the same order of the magnitude as the energy of photon is visible light। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसी तरह का होता है जैसा कि फोटॉन विजिबल लाइट का एनर्जी, उसी ऑर्डर में। इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। अब यही कारण है कि जितने ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स हैं वो विजिबल लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। which thereby excites electron from lower energy d orbital into higher energy d orbital। जब जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा,
लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और जाएगा कहाँ, इनटू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाएगा। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में क्या है, T2G, और हायर एनर्जी क्या है, Eg। तो T2G से एक्साइट होकर के Eg में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स टेट्रा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ये वाटर मॉलिक्यूल 6 है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम है, जिसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो 2 यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकल जाएगा, तो 3d1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3d1 इलेक्ट्रॉन, हैड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। तो इट्स स्पेक्ट्रम शोज अ सिंगल एब्जॉर्प्शन, तो एक सिंगल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, पीक एट 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम which corresponds to energy to about up 240 kilojoule per mole, that is greater than CFSI, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। एंड इट इज सफिशियंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल टू Eg ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर है ये टाइप ए D1 है, यही D1 एक इलेक्ट्रॉन है, T2G ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ग्राउंड स्टेट में। अब जैसे ही ग्रीन एंड येलो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली रेडिएशन है, ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होगा, एक्साइट होके जंप करके हायर एनर्जी Eg में चला आएगा। देखिए आया भी है, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जब आएगा, एब्जॉर्ब किसने किस लाइट किया है, ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब किया है। ध्यान रहे आपको, कैसा लाइट एब्जॉर्ब किया है इसने, ग्रीन येलो लाइट एब्जॉर्ब किया है, और एक्साइट होकर के इसमें आया, यहाँ कुछ देर तक रहेगा, इसके बाद यहाँ से एक रेडिएशन निकलती है, एक रेडिएशन निकलती है, और इस रेडिएशन का कलर पर्पल कलर होता है, और तब इसीलिए हेक्सा एक्वा टाइटेनियम देखने में पर्पल कलर दिखता है। तो ध्यान दीजिए, जिस कलर का रेडिएशन करेगा वह कॉम्प्लेक्स उसी कलर में दिखेगा। एब्जॉर्ब किया है ग्रीन येलो, तो आप ये ना समझिए कि ग्रीन येलो देखने में लगेगा, उसने एब्जॉर्ब न कर लिया, अब इमिट कैसा कर रहा है, पर्पल कलर का, तो ये कॉम्प्लेक्स पर्पल कलर का देखने में लगेगा। अब पर्पल कलर ग्रीन येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और जिस रेडिएशन को रेडिएट करे, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो या तो व्हाइट कलर हो जाएंगे, या तो ग्रे कलर हो जाएंगे, या न्यूट्रल कलर हो जाएंगे, रेतीला कलर हल्का हो जाएंगे, ये है। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन यानी ग्रीन येलो कलर इसने एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे येलो ग्रीन लिखा है, और इसके सामने ब्लू मैजेंटा लिखा है। देखिए इसके सामने ब्लू मैजेंटा लगा है, ब्लू मैजेंटा माने पर्पल कलर। ये जो है पर्पल कलर येलो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये कलर व्हील है, कलर व्हील है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रेड का ग्रीन है, रेड का ग्रीन है, रेड का ब्लू भी दिखता है ना, तो ये है। तो येलो ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू मैजेंटा मतलब पर्पल कलर है। तो दिस मीन्स दैट ग्रीन येलो पोर्शन ऑफ द लाइट आर एब्जॉर्ब्ड, ग्रीन येलो पोर्शन की लाइट जो 5000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आता है एब्जॉर्ब हो जाती है। द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज देयर फॉर पर्पल, और जो सॉल्यूशन दिखता है वो पर्पल कलर का दिखता है। अब आपको लगेगा कि ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब किया, तो ग्रीन येलो क्यों नहीं दिख रहा है, ये तो पर्पल दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल, ये है। विच इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये दिखा है यहाँ पर कि पर्पल इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द ग्रीन येलो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, अगर ऐसा रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, कलर व्हील। अभी और हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर में, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है कि अगर उनको आपस में मिला दिया जाए तो न्यूट्रल कलर में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्राइट कलर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्राइट कलर होते हैं।
लेकिन अगर उनको आपस में मिला दिया जाए तो हल्का कलर हो जाता है। अब जैसे वायलेट है और येलो, ये दोनों ब्राइट कलर हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो या तो वाइट हो जाएगा, या तो रेतीला हो जाएगा, या बिल्कुल हल्का कलर हो जाएगा, न्यूट्रल कलर बन जाएगा। न्यूट्रल कलर का मतलब यही है, या तो वाइट हो जाए, देखिए येलो का कम्प्लीमेंट्री वायलेट या वायलेट का कम्प्लीमेंट्री येलो। अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स येलो एब्जॉर्ब करता है तो वायलेट इमिट करेगा, ठीक है। अगर वायलेट एब्जॉर्ब करता है तो येलो इमिट करेगा। उसी तरह से कोई कॉम्प्लेक्स येलो ऑरेंज कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू वायलेट रेडिएट करेगा, या ब्लू वायलेट एब्जॉर्ब करता है तो येलो रेडिएट करेगा। दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स ए है, उसने ऑरेंज कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो कौन निकालेगा? ब्लू कलर का निकालेगा। तो इसका मतलब ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हो गए। ब्लू और ऑरेंज को मिला दिया जाए तो वाइट कलर हो जाएंगे या न्यूट्रल कलर हो जाएंगे। तो कम्प्लीमेंट्री कलर वे होते हैं जिनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उनकी ब्राइटनेस गायब हो जाएगी और वे न्यूट्रल कलर, हल्के जो है कलर के दिखेंगे। ज़्यादातर वाइट हो जाते हैं या ग्रे कलर के हो जाते हैं या ब्राउन कलर के, हल्का लाइट ब्राउन कलर के या रेतीले रंग के हो जाते हैं। ये है। तो अब उसी तरह से ऑरेंज रेड है, अगर ऑरेंज रेड का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो कॉम्प्लेक्स दिखने में कैसा लगेगा? ब्लू ग्रीन लगेगा। और दूसरी ओर अगर मान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज रेड रेडिएट करेगा तो दिखने में कैसा लगेगा? ऑरेंज रेड लगेगा। उसी तरह से कोई कॉम्प्लेक्स अगर रेड कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस कलर का निकालेगा? किस कलर का रेडिएशन निकलेगा? ग्रीन कलर का। तो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखने में लगेगा? ग्रीन कलर का दिखेगा। और मान लीजिए ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा रेडिएट करेगा? रेड कलर का। तो दिखने में कैसा लगेगा? रेड कलर का। मतलब रेड और ग्रीन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर हो गए। रेड वायलेट की बात करें, रेड वायलेट है, रेडनेस है और वायलेट भी है। रेड वायलेट अगर एब्जॉर्ब करता है तो येलो ग्रीन इमिट करेगा और कॉम्प्लेक्स देखने में येलो ग्रीन लगेगा। अगर मान लीजिए येलो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है तब ये इमिट करेगा तो कॉम्प्लेक्स देखने में रेड वायलेट कर लेगा। तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर हैं प्यारे बच्चों, ये कम्प्लीमेंट्री कलर हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी आपके किताब में ये मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसे बहुत जल्दी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। बहुत बढ़िया, ये कम्प्लीमेंट्री कलर है। कम्प्लीमेंट्री कलर बहुत एक दूसरे के ब्राइट होते हैं। दोनों कलर ब्राइट हैं, दोनों कलर ब्राइट हैं, दोनों कलर ब्राइट हैं, लेकिन जब आपस में इनको मिला देंगे तो न्यूट्रल कलर हो जाएगा, हल्के रंग का कलर बन जाएगा। इन दोनों कम्प्लीमेंट्री कलर को अगर मिला दें तो वाइट कलर हो जाएगा। किसी दो कम्प्लीमेंट्री कलर को मिला दो तो वाइट कलर हो जाएगा। इसी को कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, या न्यूट्रल कलर, हल्के रंग का हो जाएगा जो है। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। कम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में थोड़ा हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट होगा। कम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया हूँ। द कम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द लेफ्ट आफ्टर सम वेवलेंथ फ्रॉम द वाइट लाइट। वाइट लाइट में देखो 7 कलर होते हैं प्यारे बच्चों। वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। अगर उसी में से कोई एक कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर रेडिएट हो जाता है। इज एब्जॉर्ब फॉर एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये कलर इलेक्ट्रॉन, इस कलर की रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नीले रंग की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है तो इट विल एपियर रेड। यह देखने में रेड दिखेगा, नीले का, हल्का नीला। देखे हल्का नीला है, हालांकि ब्लू कलर का देखे ये ब्लू है ना, ये ब्लू है, यहाँ पे ऑरेंज है। अगर ब्लू ग्रीन है तो ये रेड दिख रहा है ना यहाँ पर। तो दोनों है, ऐसी बात नहीं है, दोनों हैं। यहाँ पर ब्लू, केवल ब्लू है, यहाँ ब्लू है। अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगी तो रेड, ऑरेंज हल्का सा रेड दिखने में लगेगा। वही बात है, इसमें मिले जुले हैं। इट विल एपियर रेड बिकॉज रेड इज द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द ब्लू। दैट इज व्हाई कॉपर प्लस 2 आयन इज एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन यानी
टेट्रा एक्वा कापर इज ब्लू इन कलर। ये जो कापर जो है देखने में नीला रंग दिखता है, नीले कलर का दिखता है। बिकॉज रेड लाइट करिस्पॉन्ड्स टू लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम इज ऑब्जर्व। क्योंकि कापर जो है नहीं, टेट्रा एक्वा कापर एक किस रंग का लाइट ऑब्जर्व कर रहा होगा? लाल रंग का, रेड कलर का लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए नीला दिख रहा है, इसीलिए कापर नीला दिख रहा है। तो कोई कॉम्प्लेक्स जिस कलर का दिख रहा है, इसका मतलब उसी कलर का वो रेडिएशन निकाल रहा होगा और उसका कंप्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो कंप्लीमेंट्री कलर आर पेयर्स ऑफ कलर। कंप्लीमेंट्री कलर दो कलर के, तीन कलर के पेयर होते हैं, दो दो कलर के, तीन तीन कलर के, ज़्यादातर दो दो कलर के पेयर होते हैं। दैट सिट डायरेक्टली अपोजिट ईच अदर, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो कि देखिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। दैट सिट अपोजिट ईच अदर एंड ऑन कलर व्हील। कलर व्हील में एक दूसरे के सामने हैं। तो हमने तो ऐसे बनाया है। पेन प्लेस्ड साइड बाय साइड दे क्रिएट हाई ब्राइट कंट्रास्ट एंड लुक ब्राइटर। जब उनको आमने सामने देखते हैं तो काफ़ी ब्राइट दिखते हैं ईच अदर। लेकिन व्हेन दे आर मिक्स्ड, जब उनको आपस में मिला दिया जाता है तो टुगेदर दे कैंसिल ईच अदर आउट, क्रिएट न्यूट्रल कलर। वे अपनी ब्राइटनेस को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये दो ब्राइट लाइट हैं, इनको मिला दिया जाए तो अपनी ब्राइटनेस को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल जैसा दिखते हैं। न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर क्या होता है भाई? जैसे ग्रे, जिसमें ब्राइटनेस न हो, ग्रे, ब्राउन, वाइट, बीज, BEIGE, बीज। बीज माने बालू जैसा रेतीला, जो बालू का कलर होता है, सैंड का जो कलर होता है, उसको बीज कलर कहते हैं। ब्लैक, क्रीमी, ये सब न्यूट्रल कलर हैं, मतलब इनमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। तो ऐसे ब्राइट कलर जो कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं, अगर उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वो न्यूट्रल कलर बन जाते हैं। न्यूट्रल कलर क्या क्या हो सकता है? ग्रे हो सकते हैं, ब्राउन हो सकता है, वाइट हो सकता है, बीज बालू जैसा रेतीला हो सकता है, काला हो सकता है, हल्का क्रीमी कलर का हो सकता है। ये सब होते हैं कंप्लीमेंट्री कलर प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर बिबगोयार है। बिबगोयार ये विजिबल लाइट है। ये जो वाइट लाइट नहीं आती है, वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। किसी भी वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उसका स्पेक्ट्रा है। देखिए कलर है, नेम ऑफ कलर, नेम है, कलर है, वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, पूरा आपको जल्दी किताब में आपके बुक में नहीं मिलेगा। तो ये रेड लाइट है, रेड लाइट है और इसका वेवलेंथ जो है 7000 एंगस्ट्रॉम है। फ्रीक्वेंसी 400 से 484 हर्ट्ज है। ऑरेंज लाइट, इसका वेवलेंथ प्यारे बच्चों 6200 एंगस्ट्रॉम है। फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 484 से 508 हर्ट्ज है। येलो लाइट है, इसका वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम है। फ्रीक्वेंसी आपको 508 से 526 है। बढ़ती जा रही है, ये घटता जा रहा है। देखिए दोनों अपोजिट हैं, वेवलेंथ नीचे की ओर घट रहा है, फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाने पड़ रही है। ग्रीन लाइट दिख रही है, ये 5150 एंगस्ट्रॉम है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 526 और से लेके 606 जो है हर्ट्ज तक है। ब्लू लाइट की बात करें तो इसका वेवलेंथ है 4700 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी है 606 से 630 हर्ट्ज तक। इंडिगो लाइट यानी मान के चलिए कि हल्का सा लाइट पर्पल की बात करूं, इंडिगो जो है तो 4400 एंगस्ट्रॉम है और इसका जो है फ्रीक्वेंसी है 631 से लेकर 668। और वायलेट लाइट की बात करूं तो ये 4100 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है। ध्यान दीजिए, अब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है। और इसी का अपोजिट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है। ये बिबगोयार है। बिबगोयार माने जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, रेड। ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है प्यारे बच्चों। इस तरह से देख डिफरेंट कम्प्लेक्सेज, हर टाइप के कम्प्लेक्स होते हैं। तो डिफरेंट कम्प्लेक्सेज एक्सहाइबिट डिफरेंट कलर्स व्हेन आइदर द मेटल आयन इज डिफरेंट। तो हर एक कम्प्लेक्स में उसका अपना अपना डिफरेंट कलर होता है, उसमें मेटल भी डिफरेंट होते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं। तो ये लिगेंड की वजह से होता है। आर द मेटल आयन इज सेम, चाहे मेटल आयन सेम हो या डिफरेंट हो, बट द लिगेंड्स अटैच टू इच आर डिफरेंट। To understand the effect of the ligand on the color of the complex, let us consider the following octahedral complexes of the same metal। तो प्यारे बच्चों, लिगैंड का रोल बहुत ज़्यादा है, लिगैंड का रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल सेम है, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, है ना। पहले में क्या है, लिगैंड वाटर है, दूसरे में लिगैंड अमोनिया है, तीसरे में लिगैंड साइनाइड है ना। तो द CFSI क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द लिगैंड इन द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसका है, साइनाइड का है, सबसे कम किसका है, वाटर का है, और दोनों के बीच का अमोनिया का है। द फ्रॉम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका है, ये इसका है, और सबसे कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी है। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो इस तरह से एक्साइटेशन एनर्जी विल बी इन द ऑर्डर। एक्साइटेशन एनर्जी किसकी होगी ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी इसकी होगी। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, उसके बाद अमोनिया की होगी, और वाटर की कम होगी क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है, वाटर है। द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड विल बी अपोजिट ऑर्डर, जो है वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड HC अपॉन लैम्डा, एनर्जी HC अपॉन लैम्डा। प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है। द कंप्लीमेंट्री कलर विल बी ट्रांसमिटेड आर रिफ्लेक्टेड द इन द एबव केस। देखिए मान तीनों कॉम्प्लेक्स है, पहले के में कोबाल्ट है, कोबाल्ट देखिए तीनों में कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ वाटर लिगैंड है, यहाँ अमोनिया लिगैंड है, यहाँ साइनाइड लिगैंड है। अब कलर एब्जॉर्ब, तो ये जो है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ये ऑरेंज कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो अब दिखने में कैसा लगता है, ब्लू कलर का, दिखने में कैसे, क्योंकि कलर ट्रांसमिटेड, ये ब्लू कलर का रेडिएशन करता है, एब्जॉर्ब करता है ऑरेंज, और रेडिएट कैसा करता है, ब्लू कलर का। लेकिन ये क्या करता है, ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, और ऑरेंज कलर दिखने में लगता है, क्योंकि ब्लू ऑरेंज का कम्प्लीमेंट्री है ना, तो ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज ही दिखता है, थोड़ा हल्का सा पीला रहता है, येलो ऑरेंज देखिए आप, है ना। इसी तरह से ये वायलेट कलर एब्जॉर्ब करता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वायलेट कलर एब्जॉर्ब करता है और येलो इमिट करता है, येलो इमिट करता है, तो ये देखने में येलो दिखेगा। ये जिस रंग को इमिट करेगा, जिस रंग को एब्जॉर्ब करेगा वैसा नहीं दिखेगा, जिस रंग को इमिट करेगा, जिस रंग को ट्रांसमिट करेगा वैसा दिखने में लगेगा। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में लिगैंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है ही नहीं तो उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, और एंड हेंस द सबस्टेंस इज कलरलेस, और वह सबस्टेंस कलरलेस दिखेगा, बिना कलर का दिखेगा, कलरलेस रहेगा। जब उसमें लिगैंड है ही नहीं है तो उसमें CFT नहीं होगी, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम क्लोराइड, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम क्लोराइड इज हीटेड सो वाटर इज लॉस्ट। अब देखिए इसमें वाटर है, इसमें वाटर, अगर इसको गर्म करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कलरलेस। जब वाटर लिगैंड है ना, ये जब गर्म करेंगे तो इसका पानी ही उड़ जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, लिगैंड गायब हो गया, तब ये पूरा क्या दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। फॉर द सेम रीजन कॉपर सल्फेट जो है
पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। ये दिखने में ब्लू कलर दिखता है। ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दिखने में नीला रंग दिखता है, लेकिन एनहाइड्रस कर देंगे, एनहाइड्रस माने बिना पानी का गर्म कर देंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कैसा दिखेगा, कॉपर सल्फेट केवल दिखेगा। अब देखिए यहाँ पानी नहीं है, यहाँ वाटर नहीं है, इज वाइट, ये देखने में वाइट दिखेगा। तो द इफेक्ट ऑफ लिगैंड ऑन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मे बी फर्दर इलस्ट्रेटेड बाई टेकिंग निकिल का एग्जाम्पल, हेक्सा एक्वा निकिल। द कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड ऑन dissolving nickel chloride in water and then adding more and more the didental ligand। तो निकिल जो है इसको हम पानी में डिजॉल्व करें, पानी में डिजॉल्व करने के बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाइडेंटल लिगेंड जोड़ते जाएं। तो भैया जब डाइडेंटल लिगेंड जोड़ते जाएंगे तो वाटर निकलता जाएगा, डाइडेंटल लिगेंड जोड़ते जाएंगे तो वाटर लिगेंड निकलता जाएगा। इथेन 1,2-डाइएमाइन, जिसको शार्ट में EN से दिखाते हैं, आपको खूब पता है, पिछले वीडियो में मैं दिया हूँ। इथेन 1,2-डाइएमाइन को शार्ट में EN से दिखाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बहुत छोटे अक्षर में, देख लीजिए यहाँ पर EN इनटू इट एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन द कलर एज गिवन। प्यारे बच्चों देखिए, ये मोलर रेशियो ऑफ द निकिल और EN, ये सेंट्रल मेटल है निकिल पर +2 चार्ज, और ये EN है निकिल पर +2 चार्ज और EN, फिर ये रेशियो है, रेशियो का नाम। अब रिएक्शन एंड कलर, तो 1-1 का माने एक EN जोड़ा, देखिए यहाँ पर ये EN है निकिल, हेक्सा एक्वा निकिल है, ये देखने में कैसा है, ग्रीन कलर का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बाई एडिंग। देखिए बाई एडिंग डाइडेंटल लिगेंड, ये EN जोड़ दिया। जब EN जोड़ेंगे तो EN जाके लिगैंड बन जाएगा, लिगैंड वाटर निकल जाएगा, लिगैंड की जगह पर वाटर बाहर हो जाएगा। अब देखिए कितना लिगैंड वाटर है यहाँ पर, 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल वाटर है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 4 मॉलिक्यूल हो गया। 4 की जगह पर एक EN आ गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। ध्यान दीजिए, यानी अब बार बार जितनी बार EN जोड़ेंगे उतनी बार वाटर निकलेगा। जब वाटर ख़त्म हो जाएगा तब जो है कलर ले जो है केवल वाटर, मतलब पूरा वाटर निकल जाएगा लास्ट में। देखिए ये ग्रीन कलर है, ये पेल ब्लू है, ये नीले रंग का है, करीब ये नीला रंग है। देखिए ये पेल ब्लू कलर का है। अब यहीं पर फिर ले आते हैं इसे दूसरे में 1:2। अब 2 बार EN ले आए, देखिए यही है ना ये, तो ये निकिल टेट्रा एक्वा एथिलीन डाइएमाइन यहाँ पर आया है, यही वाला आया है, ये ब्लू कलर का है ये। अब फिर एथिलीन डाइएमाइन जोड़ दे रहे हैं, तो अब EN और EN 2 बार हो जाएगा, EN2। देखिए EN2 हो गया, तो वाटर 4 से घटकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब फिर यहाँ निकल गया वाटर, तो अब ब्लू से कितना कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, ये पर्पल कलर। अभी भी 2 वाटर मॉलिक्यूल बचा है, अभी भी 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसी को फिर यहाँ ले आते हैं 1:3 रेशियो, 3 रेशियो। तो देखिए यही लिख लिया। फिर EN एक वर्ष जोड़ देते हैं, तो पर्पल कलर है। अब पूरा वाटर निकल जाएगा, पूरा EN आ जाएगा, है ना, पूरा EN आ जाएगा। EN 3 टाइम्स आ गया, वायलेट कलर का दिखेगा, वाटर पूरा निकल गया। यानी वाटर कुल कितना थे, 6, 2, 2, 4, 2, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों निकल गए। और 6 वाटर मॉलिक्यूल के जगह पर धीरे धीरे एथिलीन डाइएमाइन जो है डाइडेंटल लिगेंड आता गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप इसका जो है फ़ोटो ले लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें। फिर मिलते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक।